Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well or you are doing great in your studies. स्टार्ट करते हैं अपना जो बिजनेस स्टडीज का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसका नेक्स्ट थर्ड लेक्चर दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। हमें इसमें ये पढ़ना होता है बच्चों कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हमें उन सारी बातों में डिस्कस करना पड़ता है कि नेचर का, मैनेजमेंट का नेचर है किसके जैसा। क्या वो साइंस की तरह है? साइंस में क्या होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में मैनेजर भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ उसी तरीके का करते हैं? आर्ट में क्या होता है, आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत की होनी चाहिए, प्रोफेशन जो सर्विस देते हैं। तो इनमें से मैनेजमेंट क्या है हमें वो समझना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मैंने आपसे एक चीज ये भी बोला था कि आप उसको दूसरे उसमें क्या समझेंगे, मैनेजर। आप दूसरे उसमें क्या समझेंगे, मैनेजर। तो सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है क्या मैनेजमेंट साइंस है? जैसे साइंस में सारी चीजें एक्सपेरिमेंट होती हैं लैब में, क्या वैसे ही सारी चीजें मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होती हैं? तो ये हमसे जानना चाह रहे हैं। क्या कह रहा है, साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस कॉम्प्रोमाइज एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले वो हमें साइंस के बारे में बता रहा है कि साइंस है क्या। कह रहा है साइंस में लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स होती हैं। लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स मतलब हमने ये रिसर्च कर रखा है कि H2O को अगर हम मिलाएंगे तो उससे वाटर, वो वेरीफाइड हो रखा है। ठीक है, वो क्या हो रखा है, वेरीफाइड। अब आप H2O को इंडिया में मिक्स कीजिए, अमेरिका जाके मिक्स कीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाके मिक्स कीजिए, किसी भी जगह जाके मिक्स कीजिए, वो क्या ही बनेगा, वाटर बनेगा। और उसका कॉज और इफेक्ट रिलेशन भी समझाया है। उसका क्या भी बताता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन से। तो हमने पढ़ना है क्या सेम चीज मैनेजमेंट में भी फॉलो होती है, बिजनेस में भी क्या वो सेम चीज फॉलो होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो अब जब हम पढ़ेंगे तो आप ना अपने मन में दो चीजें रखना, एक तरफ रखना मैनेजमेंट, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, और एक तरफ रखिएगा साइंस। एक तरफ अपने माइंड में क्या रखिएगा, साइंस। अब आप सोचना समझना, पहले सोचना साइंस के बारे में कि साइंस में ये चीज हो रही है, फिर लॉजिक लगाना क्या वही चीज मैनेजमेंट बिजनेस में भी फॉलो होती होगी। तो सबसे पहले कह रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जब हम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हमारे पास क्या एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उस चीज की, उस एक्सपेरिमेंट को करने की क्या अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ सर, होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए। तो क्या सेम चीज मैनेजमेंट, मतलब आप क्या बन रहे हो, मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए भी क्या आपके पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक नॉलेज होना जरूरी है। हाँ जी सर, ये होना जरूरी है। तो दोनों को ऐसे कंपेयर करना है कि साइंस में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए उस एक्सपेरिमेंट की पूरी, और मैनेजमेंट में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो दोनों जगह ये बातें क्या हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं। इसीलिए आप देखना जो हाईलाइट करके लिखा है, सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पढ़ते हैं, अब थोड़ा बहुत आपका लिंक होने लग गया होगा। कह रहा है इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। कह रहा है साइंस में ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा, को एक्वायर करने में। कह रहा है लाइक साइंस, साइंस की ही तरह इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। तो जैसे ही साइंस में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल क्या है, अवेलेबल है। इसीलिए ये बातें दोनों जगह फॉलो होती हैं।
इसी वजह से कह रहा है जो फर्स्ट फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में भी क्या है, अप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में दूसरा पॉइंट हमने बोला H2O को मिलाने से क्या बन जाता है, वाटर। तो ये चीज ना ऑब्जर्व की गई है, इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किए। ऐसा थोड़ा ना कि पहली ही बार में इन दोनों चीजों को मिलाने से हमने पहली बार में यही दो ही चीजें मिला दी होंगी। हमने बहुत सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके हमें पता चला कि H2 और O मिलाने से क्या बनता है, वाटर। तो साइंस में तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। क्या मैनेजमेंट में भी यही चीज है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो उसको समझते हैं तब पता चलेगा क्या लिखा है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये बात उसने समझा दी है। कह रहा है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और उसमें फिर रिपीटेड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया, क्या पता एक बार तुक्के से कोई चीज हो गई हो। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाके उस चीज को हम क्या मानते हैं, साइंस। अब कॉमर्स में क्या कह रहे हैं, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी कैसे डेवलप होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी observed with full objectivity and some kind of subjectivity may enter. This feature of science is partially present. So management can be called as inexact science. तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। कह रहा है साइंस में तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है और रिपीटेड क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट। तभी जाके वो हर बार क्या देंगे, सेम रिजल्ट। तभी जाके वो हर बार क्या देंगे, सेम रिजल्ट। यहां तक बात समझ में आई, साइंस में तो सेम रिजल्ट होगा। फिर कह रहा है मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन हम मैनेजमेंट में किन के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील कर रहे हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, तो वहां पे सेम रिजल्ट आने के चांसेस नहीं होते। तो मैनेजमेंट में जो सेम रिजल्ट हम सोच रहे हैं कि हर केस में आएगा, उसके चांसेस नहीं होते हैं, सेम रिजल्ट आने के चांसेस नहीं होते हैं। इसी वजह से कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है ये पार्शली प्रेजेंट है। क्या है, पार्शली प्रेजेंट। इसलिए कह रहा है सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। क्लियर होगी बात। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। थर्ड क्या बोल रहा है, साइंस कह रहा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। फिर से वही, हम दोनों ही चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे। हमेशा अपने दिमाग में अब दो चीजें रखना, साइंस और दूसरी तरफ हमारा क्या है, मैनेजमेंट। तो कह रहा है साइंस क्या है, यूनिवर्सल वैलिड है। अगर मैं H2O को इंडिया में मिक्स करूंगा तब भी क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। अमेरिका में जाके मिक्स करूंगा तब भी क्या बनेगा, वाटर। किसी और कंट्री में जाके मिक्स करूंगा तब भी क्या बनेगा, वाटर। तो मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी, पूरी दुनिया में कहीं भी जाऊंगा इन दो केमिकल्स को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन क्या मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा ही है, जो चीज हम इंडिया में एम्प्लॉइज के साथ फॉलो कर रहे हैं, क्या सेम चीज अगर हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्रीज जाके एम्प्लॉइज के साथ फॉलो करवाएं या करें तो क्या सेम रिजल्ट आएगा। तो पहले पढ़ते हैं फिर पता चलेगा कि मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है या नहीं है। साइंस तो यूनिवर्सल है लेकिन मैनेजमेंट है या नहीं है वो पढ़ते हैं। कह रहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, दैट मींस दे गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन। इसका क्या मतलब है, कह रहा है वो सभी सिचुएशन में, किसी भी कंट्री में चले जाइए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस प्रिंसिपल्स। देखो लिखा है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो बिल्कुल सेम नहीं होते। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। आगे बात कह रहा है इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं।
तो बताओ साइंस तो यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल नहीं है, तो ये फीचर प्रेजेंट होगा। क्या कह रहा है, हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन, सो दिस फीचर ऑफ इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसीलिए जो ये वाला फीचर है मैनेजमेंट का, साइंस का मैनेजमेंट में एग्जिस्ट प्रेजेंट नहीं करता है। तो क्लियर हो गई बात। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, हमने कितने पॉइंट पढ़े, 3। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसकी जरूरत साइंस में भी है, उसकी जरूरत मैनेजमेंट में है, इसीलिए ये फीचर्स क्या है, प्रेजेंट। दूसरा पढ़ा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। होता तो ऐसा ही मैनेजमेंट में भी है, लेकिन वहां पे हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, तो एग्जैक्ट रिजल्ट, सेम रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए कह रहा है वो पार्शली प्रेजेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस तो कह रहा है यूनिवर्सल वैलिडिटी है, वो सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन, लेकिन मैनेजमेंट सेम रिजल्ट नहीं देगा, इसीलिए ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो ये पढ़ लिया हमने किसके बारे में बच्चों, साइंस के बारे में। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। पहले आर्ट का मतलब समझते हैं। आर्ट मतलब होता है बेटे कला। आर्ट मतलब क्या होता है, कला, जिसके लिए हमें नॉलेज तो चाहिए ही, जिसके लिए हमें नॉलेज तो चाहिए ही होती है, लेकिन साइंस में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उसको बोला जाता है आर्ट। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आर्ट आप लोगों को। आपने देखा होगा हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर बहुत बार आते हैं, तो उनके साथ ना एक पीछे से लड़का भी बैठ के आता है। उसको अभी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस बंदा है जिसके साथ वो आ रहा है, उनके साथ काम कर करके वो भी क्या कर जाता है, सीख जाता है काम, या सीखने लग जाता है। उसे बोलते हैं आर्ट। जिसे आप कर करके, देख देख के, प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आर्ट। कह रहा है आर्ट कैन बी defined as skillful personal application of knowledge in a creative way to achieve the desired result। तो कह रहा है आर्ट क्या है, एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है नॉलेज की, जो से किसे यूज करना चाहिए, क्रिएटिव वे में, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, जिससे हम क्या अचीव कर सके, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सके। तो कह रहा है फीचर्स क्या है आर्ट के। अब बच्चों फिर से वही दिमाग में रखिएगा, पूछ रहा है फीचर्स क्या है, तो एक तरफ हम किसके रखेंगे दिमाग में, आर्ट को, और एक तरफ क्या रखेंगे, मैनेजमेंट को। फिर कंपेयर करेंगे क्या वो बात आर्ट के साथ हो रही है, तो क्या सेम चीज मैनेजमेंट के साथ भी है तो फिर कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के साथ होगी तो वो फीचर प्रेजेंट होगा, अगर नहीं होगी तो वो फीचर प्रेजेंट नहीं होगा। क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कह रहा है आर्ट में भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो सकते ना। आप इलेक्ट्रीशियन ही है तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी तार क्या है, किस तरीके की है, कौन सा स्विच लगना है, कौन सी एमसीबी लगनी है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए। सेम चीज क्या मैनेजर बनने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। आप जो ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के ही तो आप लोग क्या बनोगे आगे चल के, मैनेजर बनोगे। तो कह रहा है इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल एक्वायर्ड available to acquire the theoretical knowledge of the art। कह रहे हैं आर्ट में भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिससे आप थ्योरेटिकल नॉलेज क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। एक एग्जांपल दिया है, कह रही है वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन दी म्यूजिक। म्यूजिक आपने सीखा होगा, आजकल सभी लोग होड़ सी लग गई है म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने की। तो कह रहा है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, क्या सीखने के लिए, राग सीखने के लिए म्यूजिक में। आगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर अवेलेबल एंड वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा विच मैनेजर यूजेस इन हिज डे टू डे जॉब वाइल। तो जैसे कह रहा है आर्ट में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और सेम मैनेजमेंट में भी क्या अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल। तो दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों जगह। तो क्या कह रहा है, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसीलिए ये आर्ट वाला फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए और यहाँ पे भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए।
सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एक तरफ हम आर्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब होता है कि बहुत सारे म्यूजिशियन तो हैं, म्यूजिक तो करते हैं, ठीक है, वो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपनी एक्स्ट्रा भी दिखा, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी भी लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो गाने तो गाते हैं अब, लेकिन कुछ ने उसमें रैप ऐड कर दिए, जैसे हनी सिंह, बादशाह, रफ्तारी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन्हें अपनी क्रिएटिविटी यूज की और उस म्यूजिक में क्या ऐड कर दिए, रैप। तो अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपनी क्रिएटिविटी डालना जरूरी है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होते हैं उन्हें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होती है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे करना है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज करना होता है। तो दोनों ही लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, इसीलिए देखना ये फीचर भी प्रेजेंट होगा, ये फीचर भी क्या होगा, प्रेजेंट। पढ़ते हैं क्या लिखा है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल टू अप्लाई दैट नॉलेज। कह रहा है आर्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं है, आपके पास अपनी पर्सनल स्किल भी होनी चाहिए नॉलेज, उस नॉलेज में अप्लाई करने के लिए। कह रहे हैं ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स विच मेक्स देम डिफरेंट। कह रहे सभी म्यूजिशियन राग सीखते हैं, लेकिन सब अपने अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, औरों से अलग। Even two speaker, two dancer, two actor will always differ in demonstrating their act। कह रहा है दो एक्टर हैं, दो डांसर हैं, अगर सेम ही चीज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा अलग परफॉर्म करेंगे ही। कह रहे हैं इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। कह रहे हैं मैनेजमेंट में भी जितने मैनेजर हैं वो सेम मैनेजमेंट थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज दीज प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स। लेकिन वो मैटर करता है, कह रहा है ये जो मैनेजर हैं अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उन प्रिंसिपल को कैसे यूज करते हैं अपनी स्किल्स को ऐड करके। तो दोनों जगह पे अपनी स्किल्स को ऐड करना है, इसीलिए देखिए लिखा है सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट में आप परफेक्ट कब होगे, आर्ट में आप परफेक्ट कब होगे, कह रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करोगे, जब आप बहुत ज्यादा क्या करोगे, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी करोगे। तो सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की क्रिकेट में, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे ये क्रिकेट खेलते थे डेली, तभी ये यहाँ पे पहुंचे। ऐसे ही अगर कह रहा है आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का एग्जांपल आपने महेंद्र सिंह धोनी का सुना होगा, हेलीकॉप्टर शॉट। महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले यॉर्कर जो बॉल होती थी उसमें कोई सिक्स नहीं मार पाता था क्योंकि वो एलिवेशन नहीं मिलता था, लेकिन जब धोनी आए तो उन्होंने उसमें क्रिएटिविटी यूज की और एक हेलीकॉप्टर शॉट निकाला जिससे वो उस यॉर्कर बॉल में भी क्या मारने के कैपेबल हो गए, सिक्स। तो कह रहा है आर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्या यूज करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी। सेम तरीके से मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए लिखा है सो दिस फीचर ऑफ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसीलिए ये वाला जो फीचर है ये भी कहां पे प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। तो आगे क्वेश्चन आता है क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। कह रहा है मैनेजमेंट दोनों ही चीजें हैं, साइंस और आर्ट दोनों ही। अब ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं किस पे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम बात कर रहे हैं बेटे प्रोफेशन की। प्रोफेशन में वो लोग आते हैं लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर,
सीए, ये लोग आते हैं किसमें, प्रोफेशन में। प्रोफेशन में मतलब होता है जिन लोगों का काम होना है सर्विस देना, जिन लोगों का काम होता है क्या देना, सर्विस देना। ये कोई गुड्स नहीं देते, प्रोफेशन में वो लोग आते हैं जो सर्विस देते हैं, क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस। तो बोल रहा है क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन जैसे डॉक्टर जो काम कर रहा है, लॉयर जो है, टीचर जो है, या सीए सीएस जो भी अपना काम कर रहे हैं, क्या सेम काम मैनेजर का भी होता है, उसी तरीके से काम करता है। तो इसको हम समझेंगे। कह रहे हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। क्या कह रहा है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कैसी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग। इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, और जहां पे एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब कि आपके पास डॉक्टर हो तो देखो आपके पास एक ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपने ट्रेनिंग की होनी चाहिए, और उसमें हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे क्या सेम फीचर्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है या नहीं है, सेम फीचर्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है या नहीं है। तो कह रहा था मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वही दोनों तरफ अपनी बातों को रखिएगा, एक तरफ आ जाएगा प्रोफेशन और एक तरफ आ जाएंगे मैनेजर या मैनेजमेंट। तो प्रोफेशन में आप अपने दिमाग में सीए रखिए, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे आने वाले टाइम में सीए सीएस मैनेजर बनेंगे, और दूसरी तरफ आप क्या बनोगे, मैनेजर बनोगे। पहले कह रहा है सीए बनने के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। सिमिलरली क्या मैनेजर बनने के लिए भी आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। तो देखो लिखा है सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, ये फीचर मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रेजेंट है। तो बहुत सारी बुक्स होंगी जो सीए के लिए आपको पढ़ेंगी, वैसी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो मैनेजर के लिए भी आपको पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब अगर आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, तो ना आप लोगों को बच्चों एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ना, पहले आपको ये क्वालिफाई करना होगा। और आपको पता है कि सीए डॉक्टर जो जेई नीट्स का एग्जाम देते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होता है, और हर कोई उसको पास नहीं कर सकता। तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ पे जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, हर कोई नहीं बन सकता। क्या ऐसा ही मैनेजर के लिए भी है, नहीं, मैनेजर में अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम या ऐसा एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, आपके पास रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी कि आप ये चीज कर सकते हो या नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी आप मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सभी मैनेजर बन सकते हो। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आगे कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आप सीए कर रहे हो तो इसकी कोई बॉडी होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। ऐसे ही आप लॉयर बनने चाह रहे हो, ठीक है, लॉयर बनना चाह रहे हो तो उसकी भी एक बॉडी होती है, लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब जो भी आप प्रोफेशन अडेप्ट करोगे, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप लॉयर बन रहे हो, चाहे आप सीए बन रहे हो, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक बॉडी होगी जो उसको पूरा रन करती होगी, जो पूरा उसको क्या करती होगी, रन। जैसे जैसे वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी वैसे वैसे आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो बात आती है जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेशन में है, क्या वैसे ही प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में भी होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, जैसे लिखा है डॉक्टर को, डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ
कहाँ रजिस्टर करना होता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। लॉयर को ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। क्या ऐसा ही कुछ मैनेजर को भी करना होता है? कह रहा है इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेट अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड। फॉर एग्जांपल AIMA in New Delhi, National Institute of Personal Management at Kolkata, etc. But legally it is not compulsory. ध्यान से देखना, for the manager वहां तो कंपलसरी है कि आपको उनके साथ रजिस्टर्ड होना ही होना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर, लॉयर, CA बनोगे। यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसीलिए देखो लिखा है ये वाला फीचर ना अभी प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टैच्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। कह रहा है बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे ये ऐड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड क्या होता है बच्चों, आप समझना। आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में आपने देखा होगा जो कोर्ट होता है ना, जब भी कोई गवाह देने आता है तो एक गीता पे हाथ रखवा के कसम खाई खिलवाई जाती है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। उसी को बोला जाता है एथिकल कोड्स। तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशन में लोग होते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं CA, डॉक्टर, लॉयर, कोई भी, ठीक है, ये इस तरीके की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, झूठी एडवर्टीजमेंट। जैसे CA बोल देगा कि मैं आपकी इनकम डबल कर दूंगा, आप मेरे से काम कराइए, या लॉयर बोल देगा आपने किसी की हत्या भी कर दी है तो मैं आपको बचा लूंगा। तो इस तरीके से आप ना अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आपको एथिकल कोड्स फॉलो करने होंगे। जब आप CA, डॉक्टर बनते हैं तो आपको कसम खिलाई जाती है कि आप कुछ भी इस तरीके का निगेटिव क्या है पब्लिकली एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। क्या रहा है, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स। कह रहा है हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं। वो कौन करता है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एसोसिएशन, एंड आर बाइंडिंग ऑन इन growing emphasis on ethical behavior of manager. All India Management Association AIMA has devised a code of conduct for Indian manager, but legally it is not compulsory for all the manager to get restricted with AIMA and abide by the ethical codes. तो क्या कह रहा है, बात को समझना थोड़ा सा। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, प्रोफेशन में तो एथिकल कोड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कोई भी आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि CA बोल रहा है मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा, लॉयर बोल रहा है आपने किसी की भी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी तो मैं आपको बचा लूंगा। इस तरीके से आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एथिकल कोड्स प्रेजेंस है, जो किसने बनाए हैं? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, और इन सभी लोगों को उसे फॉलो करना कंपलसरी होता है। लेकिन कह रहा है मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजर्स के लिए एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, हैज डिवाइज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंडियन मैनेजर। AIMA ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाए हैं, कह रहा है मैनेजर के लिए, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी। वो क्या है, कह रहा है कंपलसरी नहीं है कि हमें AIMA में रजिस्टर्ड होना ही होना है। इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल भी अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जल्दी ही कह रहा है कि वो क्या हो जाएगा, ऐड। क्लियर हो गई बात। लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। लास्ट पॉइंट क्या है, सर्विस मोटिव। अब जो CA हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इन सबका काम क्या है, सर्विस देना। ये सब लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, और उसके बदले इनकी अर्निंग होती है। तो क्या मैनेजमेंट में जो मैनेजर हैं वो भी सिर्फ सर्विस देते हैं या कुछ और भी काम करते हैं? तो पहले चेक करते हैं। कह रहा है द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन, whereas basic purpose of management is to achievement of management goal. For example, for a business organization the goal can be profit maximization. बात को ध्यान समझना, क्या कह रहे हैं, जो प्रोफेशन है उसका बेसिक काम क्या होता है कि क्या करना, सर्व करना अपने क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ। whereas basic purpose of management is to achievement of management goal. लेकिन मैनेजर का क्या होता है, मैनेजमेंट के गोल अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, For a business organization, the goal can be profit maximization. बिजनेस के लिए क्या गोल होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट नाउ डेज
ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ द एंटरप्राइज. To survive in the market for a long period of time, the businessman must give due importance to the social objective along with the economic objective. तो कह रहा है प्रोफेशन में जो उनका मेन काम है वो सर्विस देना है, लेकिन मैनेजमेंट में मेन जो काम है उनका क्या मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. तो दोनों चीजें वेरी नहीं कर रही, उनका काम है सर्व करना क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ, इनका काम है मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं. इसीलिए जो ये वाला प्रिंसिपल है ये भी प्रेजेंट नहीं है किसमें, मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी ही ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए. नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए. तो बहुत जल्दी ही हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. उसके बाद एक लेक्चर में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन. तो 2 लेक्चर और आएंगे, फिर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट. उसके बाद एक लेक्चर और आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर की केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे. तो टोटल 6 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट. तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे हम और लोगों के साथ जुड़ सकें. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच.